नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो संकल्प शिक्षा, जहां शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि एक विद्यार्थी को अपने भविष्य के प्रति मार्गदर्शन देना है। यहाँ हम अध्याय 1 परिचय देख रहे थे। आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। उससे पहले एक बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यह जो कुछ भी कंटेंट बनाया जा रहा है वह केवल और केवल आपके लिए है। यदि आप इसे बेहतर समय में अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप अपनी परीक्षा में उत्तरोत्तर अंक लाकर अपना व अपने परिवार का नाम अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आपसे विश्वास किया जाता है कि आप एक बेहतर विद्यार्थी बनने का प्रयास करें। चलो आज का अध्ययन शुरू करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। ये सभी ना NCERT के हैं, एक भी कोई बाहर से नहीं है। इसलिए आपको कोई भी चिंता करने की या घबराने की कोई बात ही नहीं है। आप निश्चिंत रहो, ये सभी NCERT का हैं, बिल्कुल हूबहू NCERT है। इसलिए घबराना मत और चिंता बिल्कुल मत करना। चलो शुरुआत करते हैं। केंद्रीय समस्या क्या होती है ना, जो मुख्य समस्या होती हैं उसे केंद्रीय समस्या कहते हैं। चाहे वो अर्थव्यवस्था पे लागू हो या व्यक्ति पर लागू हो, व्यक्ति की मुख्य समस्या है जैसे उसे क्या कहेंगे? केंद्रीय समस्या है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था की जो मुख्य समस्याएं होती हैं वो केंद्रीय समस्या होती हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या कहते हैं हमसे? केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। किसकी? अर्थव्यवस्था की। चलो उत्तर देखते हैं नीचे। मानव की इच्छाएं क्या होती हैं? असीमित होती हैं। मानव पता नहीं दुनिया भर की इच्छाएं जगाता है अपने मन में। आज कुछ इच्छा होगी तो कल कुछ इच्छा होगी, लेकिन उसके पास क्या होते हैं? संसाधन सीमित होते हैं। किसी भी मानव के पास ना पर्याप्त मात्रा में या वह सभी संसाधन नहीं होते जिसकी उसे अपेक्षा होती है। अब यहाँ देखो, यही कारण है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था को संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग हेतु कुछ मूलभूत केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखो हमारे पास क्या है? संसाधन सीमित हैं और हमारी इच्छाएं क्या हैं? असीमित है। इसके कारण कुछ समस्या तो आएगी ही। जब ये समस्या अर्थव्यवस्था में आती हैं तो उसको क्या कहते हैं? केंद्रीय समस्या कहते हैं। जो मूलभूत समस्या होती हैं उसका सामना करना पड़ता है, कह रहा है। अब ये समस्याएं क्या हैं? नीचे देखो। पहली समस्या है क्या उत्पन्न किया जाए। दूसरी समस्या है कैसे उत्पन्न किया जाए। तीसरी समस्या है किसके लिए उत्पन्न किया जाए। चलो हम पहले देखेंगे क्या उत्पन्न किया जाए। उपलब्ध संसाधनों से। देखो अर्थव्यवस्था के पास ना या किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा बेटर है, उसके पास संसाधन कितने हैं। उपलब्ध संसाधनों से कौन सी वस्तुएं और सेवाएं, कौन सी वस्तुएं, कोई भी वस्तु मान के चलो और सेवाएं, तथा कितनी मात्रा में उत्पन्न की जाए। जैसे देखो अर्थव्यवस्था है, वो गन्ना कितना उत्पादन करेगा या गेहूँ कितना उत्पन्न करेगा, यह किस पर निर्भर करता है? उसके पास कितने संसाधन हैं, इस पर निर्भर करता है। यह तय करना आवश्यक होता है। क्या तय करना आवश्यक तो होता है? उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किन किन चीज़ों का या किन वस्तुओं और सेवाओं का मतलब कितनी मात्रा में उत्पन्न किया जाए। यदि मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? वो उसकी बर्बादी हो जाएगी। जैसे अनाज अधिक उपजा दिया
तो अनाज अधिक उपजा दिया, वो बिकेगा नहीं, तो आर्थिक संकट तो अपने पे ही होगा, वो खराब हो जाएगा। इससे पैसे की हानि भी होगी और समय की बर्बादी भी होगी। और कम उत्पन्न कर लिया तो क्या होगा, जब किसी विदेशों से मांग ज़्यादा होगी तो उसका हम लाभ नहीं ले पाएंगे। और यदि उससे भी कम उत्पन्न हुआ तो अपने पर्याप्त देश के लोगों को ही नहीं मिल पाएगा। चलो अब नीचे देखते हैं कैसे उत्पन्न किया जाए। हमने कैसे उत्पन्न किया जाए में बेहतर तरीके से देखा था कि ऊपर कौन सी तकनीक का उपयोग करें। यदि आपने लेक्चर नहीं देखा या पुराने वीडियो को नहीं देखा तो ध्यान से देख लेना। उत्पादन हेतु तकनीक का चयन करना पड़ता है। बिल्कुल, जब हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो एक तकनीक होती है। उस तकनीक, कौन सी तकनीक अपनाएं? क्या श्रम प्रधान विधि अपनाएं जिसमें मजदूर अधिक लगाया जाए, या पूंजी प्रधान जिसमें मशीन अधिक लगाया जाए? ये किसकी समस्या है? अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था क्या कह रहा है, मैं उत्पादन कर रहा हूँ, मुझसे कह रहा है, ऐसा समझ लो, मुझसे क्या कह रहा है, मैं उत्पादन कर रहा हूँ गेहूँ का, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि गेहूँ उत्पादन के लिए मैं कौन सी तकनीक का प्रयोग करूँ। क्या मैं अधिक श्रम या लोगों को लगाऊँ, या पूंजी निवेश ज़्यादा करूँ? यही अर्थव्यवस्था की क्या है, दूसरी केंद्रीय समस्याएं हैं। अब नीचे देखो, किसके लिए उत्पन्न किया जाए। क्या उत्पन्न किया जाए पता चल गया हमें। गेहूँ उत्पन्न करना है हमें। कैसे उत्पन्न करना है ये भी पता चल गया। किसी एक विधि से उत्पन्न करेगा इन दोनों में से, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान में से। अब नीचे देखो किसके लिए, ये भी पता चल गया। देखो क्या उत्पन्न करना है, कैसे उत्पन्न करना है। अब देखो किसके लिए उत्पन्न करना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। देखो, उत्पादन करना और उत्पादन की तकनीक जानना तो हर कोई जान लेगा, लेकिन उत्पादन किसके लिए करेगा? इसके लिए देखो, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण समाज के किस वर्ग में कितना हो, इसका निर्णय कौन करेगा? अब देखो, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार बताए थे मैंने आपको। उसमें मतलब कोई में, किसी में सरकार सभी चीज़ों का वितरण करती है समाज में, गेहूँ का, और किसी में बाजार की मांग और पूर्ति के जरिए होता है। तो उत्पन्न किसके लिए किया जाएगा, ये भी एक चिंता का विषय है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। ये क्या थी, हमारी केंद्रीय समस्या थी। इसका कुछ थोड़ा सा भाग बच जाता है, नीचे देखते उसे। इन समस्याओं का समाधान प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपनी नीतियों व व्यवस्था के अनुसार करती हैं। जैसे देखो, आपके घर में गेहूँ नहीं है और दूसरे व्यक्ति के घर में भी क्या नहीं होंगे, गेहूँ नहीं होंगे, तो वे, उसकी वरीयता अलग होगी और आपकी वरीयता अलग होगी। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें पूंजीवादी में क्या होता है, निजी क्षेत्र करता है मांग और पूर्ति के हिसाब से, या वो व्यक्ति के हाथ में होता है, एक निजी व्यक्तियों के हाथ में। समाजवादी में सरकार करता है। मिश्रित में क्या होता है, दोनों मिलजुल के करते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, इनका समाधान निकाला जाता है। अब क्या कहते हैं ये, यही समस्याएं अर्थशास्त्र की आधारशिला कही जाती हैं। आधारशिला मतलब जो इसको, समस्या को आधार देती हैं। यही तीन समस्या क्या हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या हैं। चलो, ये तो आपका समाप्त हो गया। अब दूसरा प्रश्न बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना से आप क्या क्या अभिप्राय हैं? उत्पादन संभावना मतलब उत्पादन करने की कितनी संभावनाएं हैं किसी चीज़ की उत्पादन के लिए। जैसे गेहूँ के लिए आपको
गन्ने की कितनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी या उसके लिए कितना कॉम्बिनेशन या फिक्स बनाना पड़ेगा, संभावना क्या है मतलब उसकी, वही कहता है आपका ये प्रश्न। अब देखो, अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना से आशय, उत्पादन संभावना मतलब किसी चीज़ की संभावनाएं लगाई जा रही है कि इतना होना चाहिए, मतलब से आशय उपलब्ध संसाधनों तथा प्रौद्योगिकी का, उपलब्ध संसाधन भी होने चाहिए जो उसके पास हैं उपलब्ध, और प्रौद्योगिकी का जो मतलब उस समय प्रौद्योगिकी चल रही है का पूर्ण एवं दक्ष उपयोग करते हुए, का मतलब पूर्ण मतलब पूरा उपयोग करते हुए उस समय आपके पास जो संसाधन हैं, प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक चल रही है उसका पूर्ण मतलब अच्छे तरीके से या पूरा और दक्ष मतलब बेहतर तरीके से उपयोग करते हुए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का अधिक संभावित उत्पादन से हैं। मतलब आपके पास जितने भी ना उपलब्ध संसाधन हैं उस समय जो प्रौद्योगिकी चल रही है उनका भरपूर तरीके से प्रयोग करके ना आप वस्तुओं सेवाओं का अधिकतम उत्पादन कितना कर सकते हो, ये क्या होता है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना होता है उत्पादन संभावना। इसे समझाने हेतु अर्थशास्त्री उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व बनाते हैं पीपीसी का प्रयोग करते हैं। यह वक्र दो वस्तुओं के अधिकतम संयोजन को प्रदर्शित करता है। अधिकतम संयोजन मतलब किसी एक मात्रा को छोड़ के दूसरे की कितनी ली जा रही है, दूसरे से पहले की कितने कम ली जा रही है दूसरे को लेने के बदले, जिन्हें अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों एवं तकनीकी के अधीन उत्पन्न कर सकता है। मतलब उस समय उस तकनीक जो है ना उससे किसका बेहतर तरीके से प्रबंधन और उत्पन्न किया जा सकता है, यही है आपका उत्पादन संभावना। इसमें मुख्य बिंदु क्या होते हैं, इसमें मुख्य बिंदु देखेंगे हम, संसाधन सीमित हैं, संसाधन तो सीमित ही हैं, इसलिए किसी वस्तु का अधिक उत्पादन करने हेतु दूसरी वस्तु का कुछ त्याग करना पड़ता है। जी बिल्कुल, यदि गेहूँ ज़्यादा चाहिए तो गन्ना कम उत्पन्न करना पड़ेगा, गन्ना अधिक उत्पन्न कर रहे हो तो गेहूँ कम उत्पन्न करना पड़ेगा, गेहूँ अधिक उत्पन्न करना है तो गन्ना कम उत्पन्न करना पड़ेगा। यह क्या कहलाता है, अवसर लागत कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। अब देखो नीचे, उत्पादन संभावना वक्र सामान्यतः वक्राकार होता है, इसका आकार वक्राकार बाहर की ओर झुका होता है, ये ऐसा होता है बाहर की ओर झुका, क्योंकि अवसर लागत बढ़ती हुई रहती हैं, क्योंकि अवसर लागत क्या होती हैं, बढ़ती हुई रहती हैं, ये बढ़ती रहती है अवसर लागत। अंततः उत्पादन संभावनाएं इस तथ्य को दर्शाती हैं कि सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। उत्पादन संभावना क्या है, अंत में ये देखो ऐसे शब्द लिखना पड़ता है, ये आपके आंसर देने के लिए बेटर हैं क्योंकि इसमें 150 शब्दों का ही यूज किया गया है। इस तथ्य को दर्शाती हैं कि सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। हमारे पास जो सीमित संसाधन नहीं हैं उनसे सर्वोत्तम मतलब सबसे बेस्ट उपाय करना है, वही क्या है, उत्पादन संभाव्यता वक्र है, संभाव्यता है। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। अब इधर देखो, जब कोई अर्थव्यवस्था सीमित संसाधनों का पूर्ण एवं दक्ष उपयोग करती है, कोई भी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधन या जो सीमित संसाधन होते हैं उससे बेहतर काम कर दिखाती हैं, तब क्या होता है, तब किसी एक वस्तु का उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब दूसरी वस्तु का कुछ उत्पादन घटाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे आप गेहूँ बढ़ाना चाहते हैं, गन्ना कम करना पड़ेगा,
गन्ना बढ़ाना चाहते हैं, गेहूँ कम करना पड़ेगा। इस त्याग की स्थिति को सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं। इस त्याग की स्थिति को क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहते हैं। इन शब्दों का भी यूज करो, आपका आंसर अच्छा लगेगा। अब देखो नीचे दूसरे शब्दों में बता रहे हैं, आपको घुमा रहा है, मतलब उसी बात को दूसरे अंदाज में कह रहा है। सीमांत उत्पादन संभावना से आशय उस अतिरिक्त मात्रा से हैं जो किसी वस्तु की प्राप्त की जा सकती हैं, जो किसी वस्तु की प्राप्त की जा सकती हैं यदि दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग किया जाए। दूसरी वस्तु मतलब किसी वस्तु की प्राप्त करने के लिए ना दूसरी की मात्रा त्यागनी पड़ती हैं। जैसे गेहूं का अधिक उत्पादन करने के लिए आपको गन्ने का कम करना पड़ेगा, यही बता रहे हैं आपको। यह उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी के दो बिंदुओं के बीच होने वाले परिवर्तन को दर्शाती हैं। इसमें दो बिंदुओं के बीच होने वाला परिवर्तन को दर्शाया जाता है। अब वो दो बिंदु कौन से होते हैं, उन दो बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं। नीचे बढ़ते चलो। यह अवसर लागत पर आधारित होती हैं। यह क्या होता है? अवसर लागत पर आधारित होती हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आधारित होती हैं। अब नीचे वाला देखो, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई उत्पादन हेतु दूसरी वस्तु का त्याग बढ़ता जाता है। जी बिल्कुल, प्रत्येक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन हेतु दूसरी वस्तु का त्याग बढ़ता जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम उसकी दूसरी तीसरी वो इकाई लेते जाते हैं ना, उसका त्याग बढ़ता जाता है, मतलब दूसरी वस्तु का। अब नीचे देखो, इसलिए सीमांत उत्पादन संभावना बढ़ती अवसर लागत के सिद्धांत को स्पष्ट करती हैं। सीमांत उत्पादन संभावना क्या करती हैं? बढ़ती अवसर लागत के सिद्धांत को स्पष्ट करती हैं। अब लास्ट के ये दो शब्द देखो, अंत सीमांत उत्पादन संभावना दो वस्तुओं के उत्पादन में संसाधनों के पुनर्विनियोजन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। सीमांत उत्पादन संभावना क्या करता है आपका? दो वस्तुओं के उत्पादन में संसाधनों के पुनर्विनियोजन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। ये देखो, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना करना है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु वैसे तो काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन इसकी चर्चा करने लग गए तो सुबह भी हो सकती हैं। इसलिए क्या करना है आपको, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 150 शब्दों में, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, उतनी ही विवेचना करनी जितनी कहा जाए। पहले तो देखो, एक छोटी सी परिभाषा लगेगी, इतनी छोटी। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। क्या है? सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है अर्थशास्त्र। सामाजिक विज्ञान है जो अध्ययन करता है कि सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर, सीमित संसाधनों का, अर्थशास्त्र में क्या होता है, ज़्यादातर सीमित संसाधन वर्ड यूज होता है, याद रख लेना। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर मानव अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करता है। सीमित संसाधनों से ना आपको बेटर परिणाम निकालने हैं। असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करता है, यह क्या है, अर्थशास्त्र है। इस विषय वस्तु को परंपरागत रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। परंपरागत मतलब पुराने समय से, जब से मतलब अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई है, इसे दो भागों में बांटा गया है, याद रख लेना। एक क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसे क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमी, और दूसरा है समष्टि, जिसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स।
चलो अब देखो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में क्या होता है, यह अध्ययन इकाई स्तर पर होता है। मतलब एक उत्पादक या एक उपभोक्ता मतलब सूक्ष्म एक व्यक्ति के स्तर पर होता है या छोटे छोटे क्षेत्रों के स्तर पर होता है, ये मान लेना। अब देखो इसमें उदाहरण भी दिया गया है। इसमें एक व्यक्तिगत उपभोक्ता हो सकता है, इसमें कौन हो सकता है, व्यक्तिगत उपभोक्ता हो सकता है, उत्पादक हो सकता है, उद्योग तथा विभिन्न बाजारों के व्यवहारों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ता का, उत्पादक का, उद्योग का तथा विभिन्न बाजारों के व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। किसमें किया जाता है, इसका अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। अब इसका विषय देखो क्या क्या है, उपभोग, उत्पादन, लागत, मूल्य निर्धारण, पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता आदि क्या हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विषय वस्तु हैं। इसे ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको, पूरा ही ये वाले जो इसके विषय हैं ना, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र देखते हैं आप। समष्टि अर्थशास्त्र, इसका अध्ययन समष्टि स्तर पर होता है, मतलब बड़े स्तर पर होता है इसका अध्ययन। इसमें समग्र आय अर्थव्यवस्था की क्या होती है, सभी आय का अध्ययन या किसी भी क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, रोजगार का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, निवेश का अध्ययन किया जाता है, मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक समृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किस में किया जाता है, सूक्ष्म में किया जाता है, नहीं, इसका अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो निष्कर्ष भी लिखना पड़ेगा अंतिम शब्दों में। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु उन सभी समस्याओं का अध्ययन करती हैं। अर्थशास्त्र याद रखो, उन सभी समस्याओं का अध्ययन करती हैं जो सीमित संसाधनों के बीच व्यक्तियों तथा समाज द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों से संबंधित हैं। जो सीमित संसाधनों द्वारा ना, जो व्यक्ति और समाज आर्थिक निर्णय नहीं लेता अपने सीमित संसाधनों से, वही क्या है, अर्थशास्त्र हैं। इसमें भी परिभाषा थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की गई है। चलो यहाँ पे आपका ये वाला प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब नीचे बढ़ते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को स्पष्ट कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ समझने वाली बात यह है, इसमें क्या पूछ रहा है, एक तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहा है, दूसरा क्या कहा है इसने, बाजार अर्थव्यवस्था कहा है। यदि आपने अध्ययन या परिचय पाठ के दोनों वीडियो देख लिए होंगे तो आपको पता होगा क्या होता है इसके बीच का अंतर और भेद। चलो अब देखते हैं इसका। अर्थव्यवस्था के संगठन, अर्थव्यवस्था के संगठन के दो प्रमुख रूप पाए जाते हैं। संगठन के दो रूप पाए जाते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था के दो रूप पाए जाते हैं, प्रकार पाए जाते हैं। एक होता है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है एक, फिर दूसरा देखो बाजार अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में होता है, इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व राज्य के हाथों में होता है। यहाँ राज्य कहने का तात्पर्य क्या है, कोई राज्य सरकार नहीं है, क्या है, केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सरकार स्वामित्व में है। राज्य कहने का तात्पर्य यहाँ केंद्र से लिया गया है। स्वामित्व किसके हाथों में है, उत्पादन के साधनों का ना, जो सभी स्वामित्व है कि वो अधिकतर केंद्र के पास होता है। यहाँ राज्य को राज्य से तात्पर्य केंद्र से है, केंद्र के हाथों में होता है सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय। अब देखो आर्थिक निर्णय, अब देखो परिवार में सबसे बड़ा बुजुर्ग लेता है, उसी प्रकार यहाँ पे कौन लेता है निर्णय, केंद्र सरकार लेती है। सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय या पैसे से संबंधित निर्णय, जैसे क्या उत्पन्न हो,
क्या उत्पन्न हो, गेहूँ उत्पन्न हो या गन्ना उत्पन्न हो, कौन बताएगा? हमें केंद्र बताएगा। कितना उत्पादन हो, केंद्र बोलेगा हमें 10 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए। कितना उत्पादन हो, कौन बताएगा? केंद्र बताएगा। अब देखो तथा किस प्रकार वितरण हो, किस प्रकार वितरण मतलब किस किस को कितना मिलेगा। जैसे परिवार में नहीं होता इतना बड़े बेटे को मिलेगा संपत्ति, इतना छोटे बेटे को, इस प्रकार किस प्रकार वितरण हो, कौन बताएगा? सरकार द्वारा योजना के माध्यम से लिए जाते हैं, सरकार बताती है इसमें। अब निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य या सीमित होती है। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका ना बहुत कम होती है या सीमित होती हैं। अब इसका उदाहरण देखो, पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ मतलब सोवियत संघ पहले था जो 1990 में विघटित हो गया। इसके बाद कौन आया? शक्ति किसके हाथों में चली गई? सोवियत संघ के बेटे, या कुछ भी कहो, मतलब समझने के लिए कहो, वैसे रूस के हाथों में शक्ति चली गई। अब देखो प्रारंभिक समय में जब चीन था ना, वो भी केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का उदाहरण था। प्रारंभिक काल लिखना आवश्यक है, ठीक है ना। चलो नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम मार्केट इकोनॉमी मतलब बाजार अर्थव्यवस्था। अब इसमें भी हम क्या क्या देखते हैं। अब देखो इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, जो उत्पादन के साधन होते हैं ना, उसका स्वामित्व क्या होते हैं? निजी व्यक्तियों के पास। निजी व्यक्तियों के पास क्या होते हैं? उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है। जैसे श्रम हो गया, व्यक्तियों पे हो गया या भूमि पर हो गया, इसका स्वामित्व किसके पास होगा? निजी व्यक्तियों के पास। बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का अधिकार निजी व्यक्तियों के पास। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सरकार के पास। ध्यान देनी बातें हैं। यहाँ नीचे देखो, सभी आर्थिक निर्णय मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर स्वतः तय होते हैं। स्वतः तय होते हैं मतलब मांग और आपूर्ति के आधार पर। बाजार में कितनी मांग है और उसकी आपूर्ति कितनी हो रही है, इस हिसाब से उसके मूल्य तय होते हैं। सभी आर्थिक निर्णय मांग और आपूर्ति की शक्तियों के आधार पर स्वतः तय होते हैं। मांग और आपूर्ति, जितना अधिक लोग बाजार में उस चीज़ को खरीदेंगे, जैसे गेहूं को खरीदेंगे ना, उसकी उतनी कीमत बढ़ेगी। फिर उसकी आपूर्ति थोड़ा कम होगी क्योंकि कीमत बढ़ी है, लेकिन लोग बाग जो अमीर होते हैं वो लेते ही हैं और फिर उसका उत्पादन भी ज़्यादा होगा। देखो बाजार अर्थव्यवस्था में पूरा खेल बन रहा है एक अच्छा खासा। इस खेल को समझना बाजार अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब देखो सरकार की भूमिका बहुत सीमित होती है। सरकार क्या करते हैं, इसमें सरकार की भूमिका बहुत कम होती है क्योंकि ये बहुत अधिकतर निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा ही संचालित किया जाता है। अब इसका उदाहरण देखो, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इसके उदाहरण है बाजार अर्थव्यवस्था के। अब देखो इसमें हमें क्या बताना था, अंतर बताना था। तो ये देखो इसके थोड़ा एक दो पंक्तियाँ लिख दी। अब भेद देखेंगे या मुख्य बिंदु देखेंगे। स्वामित्व देखेंगे। स्वामित्व मतलब किसका स्वामित्व है, मतलब किसकी चल रही है ज़्यादातर। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में राज्य या केंद्र की ज़्यादा चलती हैं। बाजार में क्या होता है, बाजार अर्थव्यवस्था में निजी लोगों की अधिक चलती हैं। अब देखो निर्णय कौन लेता है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या में सरकार द्वारा लिए जाते हैं निर्णय। बाजार में कौन लेता है, मांग और आपूर्ति के द्वारा क्या होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। उद्देश्य देखो, योजनाबद्ध में सामाजिक कल्याण होता है। पूर्व सोवियत संघ क्या करता था, सामाजिक कल्याण के लिए हर प्रयास करता था। और बाजार में क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से। इसीलिए आप देखोगे जो आजकल अमेरिका में नहीं है, बड़े बड़े अमीर ज़्यादा वो अमेरिका में ही पाए जाते हैं
किसी भी रिपोर्ट में आप देखोगे तो ज़्यादातर अमीर ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका में। और अमेरिका का डॉलर भी सबसे महंगा है, महंगा या थोड़ा मतलब विश्व में ज़्यादातर उसकी चलती है। अब चलो नीचे देखते हैं। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? इसमें हम देखेंगे सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण देखेंगे हम इसमें। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण देखो, इसे इंग्लिश में ये कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। वह विश्लेषण है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार कार्य कर रही है, मतलब अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य कर रही है। किसमें देखते हैं, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य कर रही है। उद्देश्यों, तथ्यों, आंकड़ों और वास्तविक स्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, न कि उनका मूल्यांकन। इसमें क्या करते हैं हम, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में हम अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य कर रही है ये देखते हैं, और इसमें हम उद्देश्यों, तथ्यों, आंकड़ों का क्या करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। उनका मूल्यांकन नहीं करते हैं, याद रख लेना, इसमें मूल्यांकन नहीं करते, उनका मूल्यांकन, न कि उनका मूल्यांकन। यहाँ ये बात गौर करने लायक है। अब देखो, इसमें अर्थशास्त्री यह देखते हैं कि क्या हो रहा है, अर्थशास्त्री क्या हो रहा है ये देखते हैं, मतलब किस प्रकार कार्य कर रही है अर्थव्यवस्था। यदि कोई परिस्थिति बदले तो क्या होगा। अगर देखो सकारात्मक अर्थव्यवस्था में, आर्थिक विश्लेषण में क्या होता है, कोई परिस्थिति बदले तो क्या होगा, इसका अध्ययन किया जाता है। अब देखो उदाहरण के लिए इसमें क्या दे रखा है, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी। किसी वस्तु की, जैसे गेहूं की मांग बढ़ेगी, लोग बाग गेहूं खरीदने जाएंगे, वैसे उसकी कीमत क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी मांग बढ़ी है ना, इसलिए वो तो सीमित है, सीमित संसाधन है, तो इसके लिए उत्पादन कम हो रहा है, उसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा और उसकी कीमत भी बढ़ाई जाएगी जब तक वो बाज़ार में उपलब्ध न हो। अब नीचे देखो, करों की दर घटने पर निवेश बढ़ सकता है। करों की दर घटने पर निवेश बढ़ सकता है। यदि फिर सरकार क्या करती है, उस पर थोड़ा कर कम लगाती हैं। इससे क्या होता है, निजी क्षेत्र के लोग अधिक उसका उत्पादन करते हैं। ये कथन वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित होते हैं। इनमें अच्छा या बुरा का निर्णय नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता, अच्छा और बुरा का निर्णय नहीं होता। अब नीचे देखो, सकारात्मक विश्लेषण भविष्यवाणी भी करता है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। किसकी भविष्यवाणी करता है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ने पर महंगाई की दर बढ़ेगी। मुद्रा आपूर्ति बढ़ने पर महंगाई की दर बढ़ेगी। यह अर्थशास्त्र का तथ्यात्मक और वैज्ञानिक पहलू हैं। यह अर्थशास्त्र का क्या है, तथ्यात्मक, मतलब जिसमें तथ्य दिए जाते हैं, और वैज्ञानिक पहलू हैं, वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, जो नीतियों या निर्णयों की उपयुक्तता पर टिप्पणी किए बिना केवल वास्तविकता का अध्ययन करता है। इसमें क्या होते हैं, वास्तविकता का ज़्यादा अध्ययन किया जाता है टिप्पणियों की अपेक्षा। इसे अच्छे से देख लेना और नीचे बढ़ते चलो। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। इसमें एक शब्द है आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। इसमें एक ही शब्द है, बस इसको अच्छे से समझ लेना। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें यह विचार किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए।
इम्पोर्टेंट शब्द क्या हैं, अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में किसका अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए अध्ययन किस में किया जाता है, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में। इसमें केवल तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि यह बताया जाता है कि किस नीति या निर्णय से समाज का अधिकतम कल्याण कैसे हो सकता है। मतलब इसमें बताया जाता है कि किस नीति या निर्णय से ना समाज का अधिकतम कल्याण हो सकता है। इसमें तथ्य हत्या को अधिक महत्वता नहीं दिया जाता या उसका अध्ययन अधिक बेहतर तरीके से नहीं किया जाता। अब नीचे देखो, इस प्रकार के विश्लेषण में मूल्य निर्णय शामिल है। मूल्य निर्णय को क्या किया जाता है, इसमें महत्व दिया जाता है। इसमें उचित अनुचित, अच्छा बुरा अथवा लाभकारी हानिकारक जैसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, उचित अनुचित को देखा जाता है, अच्छा बुरा को देखा जाता है, लाभकारी हानिकारक को देखा जाता है। अब देखो इसके उदाहरण देखेंगे ना, अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलो नीचे बढ़ते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। सरकार को निर्धनों को अधिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। सरकार को क्या करनी चाहिए, अधिकतम निर्धनों को सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ न कुछ किसी भी देश में क्यों न हो, कुछ न कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत अधिक निर्धन होते हैं। वो अपनी सहायता या अपने को मुख्य धारा में लाने में असक्षम होते हैं। इसलिए सरकार को उनको क्या करना चाहिए, सहायता देनी चाहिए। अमीरों पर अधिक कर लगाना चाहिए। क्या कहा है इसमें, अमीरों पर अधिक कर लगाना चाहिए। और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं क्या होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। इसके उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं, हम क्या देख रहे हैं, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। अब यहाँ पे देखो अंतिम छोटा सा बच रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण नीतियों और योजनाओं के निर्माण में मार्गदर्शन देता है और समाज के कल्याण की दिशा तय करता है। ये क्या करता है, योजना, कोई भी योजना हो ना, उसके निर्माण में क्या करता है, ये मार्गदर्शन देता है, मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, समाज के कल्याण की दिशा तय करता है। मतलब समाज का कल्याण ना किस चीज़ से ज़्यादा होगा, उसका निर्धारण कौन करता है, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। चलो हम नीचे देखते हैं। यहाँ पे हमारा 8वां प्रश्न क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले तो समझने योग्य बात यह है कि इसमें पूछा किसके बारे में गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र 1, समष्टि अर्थशास्त्र 2। इसमें कह रहे हैं अंतर स्पष्ट कीजिए। अब थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, फिर लास्ट में थोड़ा सा अंतर दे देंगे। अब ये देखो, अर्थशास्त्र को परंपरागत रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे अभी मैंने बताया कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में, या जब अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई थी इसे 2 भागों में बांटा गया। एक था व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा था समष्टि अर्थशास्त्र। अब देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र पहला था, दूसरा था समष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, यह व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होते हैं, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों, जैसे एक उपभोक्ता हो गया, उत्पादक हो गया, उद्योग हो गया, किसी एक बाजार का अध्ययन करता है। ये मतलब व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके मुख्य विषय क्या हो गए, ये ऊपर वाले प्रश्न में भी था, आपके ध्यान देना। मांग, आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, उत्पादन लागत, लाभ तथा किसी विशेष वस्तु या सेवा का संतुलन किस प्रकार किया जाता है, किसमें किया जाता है इसका अध्ययन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जैसे उदाहरण भी देखो इसका, गेहूं के
बाजार में मूल्य कैसे तय होता है। गेहूं का ना बाजार में मूल्य कैसे तय होता है, इसका अध्ययन किस में किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और ये व्यक्तिगत स्तर पर होता है। चलो हम नीचे बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, यह पूरी अर्थव्यवस्था के सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ये सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करता है, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। ये किस में किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में। इसके मुख्य विषय देखेंगे हम। राष्ट्रीय आय हो गया, किस में आता है, समष्टि अर्थशास्त्र में। रोजगार, उत्पादन स्तर, सामान्य मूल्य स्तर, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। अब देखो उदाहरण भी एक महत्वपूर्ण दिया गया है। भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इसका उत्तर हम किस में देंगे, या यह किसका प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र का प्रश्न है। अब देखो संक्षेप में क्या दे रखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों पर केंद्रित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो उस पर ही केंद्रित हैं ये। और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यह पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। पूरी अर्थव्यवस्था मतलब उस देश की जितनी भी अर्थव्यवस्था हो उस सबको एक ही बिंदु पे डालकर अध्ययन करता है, मतलब उसका एक बड़े नज़रिए पे अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक छोटे दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, जबकि समष्टि में बड़े दृष्टिकोण को। आज का अध्ययन यहीं पे समाप्त हो गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। और यदि आपको यह अध्याय बेहतर तरीके से समझ में आता है तो अन्य लोगों तक शेयर करें और उन्हें अधिक से अधिक जानकारी देकर अपने नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और समाज में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।